हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेई पे जी सीरीज। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? उम्मीद है सही ही चल रही होगी और आप एकदम मस्त जो है नोट्स बना के प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछले कुछ वीडियो में अपन ने क्या देखा था? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में अपन ने डिस्कशन करा था। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे उसी को लेके, और अपन ने वहां पर बहुत सारे रिलेशंस भी देखे थे, जैसे वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो वो कुछ थे आपके बेसिक टर्म, एकदम बेसिक से चले थे हम, और फिर अपन ने डायरेक्ट किस पे आ गए थे? आपका 1 AMU के अपन ने वैल्यू वगैरह निकाला था। ठीक है, तो वो सब आपको काफी ज्यादा ईजी लगा होगा। अब धीरे धीरे हम उसको और थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे कि आपके जेई में जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक के बेस पर आते होंगे। ठीक है, तो आज अपन कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी अपने नोट्स को तैयार रखें, बनाने के लिए स्टार्ट रखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज अपन टॉपिक क्या क्या देखेंगे। चलिए, तो आज अपन कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? एक है आपका मोल कॉन्सेप्ट, फिर है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां पर अपन ने पिछले वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था। ठीक है, कि कैसे चीजें निकल के आती है, लेकिन उसके आगे जब चलोगे तो कभी कभी आप ये वाला जो टॉपिक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पहले पढ़ोगे किसके? मोल कॉन्सेप्ट के। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ये बता दूंगा तो ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये समझना बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए अपन स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो मतलब आप छोटे से टॉपिक से ना बड़े टॉपिक पर अगर जाना है तो आपको मोल आना चाहिए, समझ रहे? अगर आंसर लेके आना है तो क्लियर है। तो चलिए, जैसे आप इतने छोटे छोटे टॉपिक करते जाओगे तो फिर यहां पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोल क्या है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, तो मोल होता क्या है उसको थोड़ा समझो। जैसे कि अब एक एग्जांपल देखो, आप अभी बाजार में हो। ठीक, आप अभी बाजार में हो तो आप क्या बोलते हो अगर आपको केले खरीदने हैं, तो बनाना खरीदने हैं, तो कि भैया 2 डजन बनाना दे दो, 1 डजन दे दो या 5 डजन दे दो, सिर्फ यही बोलते हो। क्या आप ऐसा बोलते हो कि 12 दे दो, 24 दे दो या फिर 36 दे दो? ऐसे बोलते हो क्या कि इतने हमें बनाना चाहिए? अगर ऐसे बोलते हो तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वर्ड जो है वो फिक्स करके रखा है एक क्वांटिटी को बताने के लिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, कि मतलब 1 डजन चाहिए, 2 डजन चाहिए, 3 डजन चाहिए, ऐसे कुछ। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं? हम यूज करते हैं डजन का। डजन हमें क्या बताता है? एक क्वांटिटी बताता है ना। वैसे ही अगर आप लोग YouTube वगैरह स्क्रॉल करते होगे, कभी कभी आप लोग रेसिपी वगैरह देखते होगे, ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया, या मैं ऑयल का यूज कर रहा हूं, इतना इतना। तो वो टेबल स्पून उनका मतलब क्या है? हम तो कोई भी चम्मच लेके यूज कर लेते हैं। ठीक है, टेबल स्पून का उनका जो मतलब रहता है वो लगभग रहता है 15 ml। 15 ml की वो बात करते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि उन्होंने टेबल स्पून का वर्ड बनाया क्योंकि उन्हें एक क्वांटिटी बताना था। कितनी? 15 ml। यहां तक एकदम क्लियर, एकदम स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो वहीं पर अब अगर मुझे कोई बड़ी क्वांटिटी को बताना है इन केमिस्ट्री की टर्म में, तो मैंने एक वर्ड बना दिया, उसका नाम क्या दे दिया? मोल दे दिया। समझ गए? इजी लगा? इजी लगा, यही बोल रहा हूं मैं कि क्या हुआ, एक बड़ी क्वांटिटी को बताने के लिए एक यहां पर एक वर्ड आया, एक टर्म आई जिसको अपन मोल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब मोल निकलता कैसे, उसको बनाते कैसे, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, तो मोल कुछ नहीं, मोल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब कौन सा? कार्बन 12 पे। कार्बन 12 पे ही पूरी चैप्टर में बात हुई, अगर आपने गौर फरमाया हो तो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं उसको निकालना चाहूंगा मोल को, तो आप कैसे समझोगे? मैं ऐसा निकाल रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये लिखना सही नहीं होगा। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख रहा हूं और अगर ऐसे लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम इन कार्बन,
तो क्या मतलब हुआ, उसमें सिर्फ एटम की बात चल रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब एक की बात चल रही है लगभग। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है आपका ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 कार्बन एटम का मास। ठीक है, मास ऑफ 1 ग्राम कार्बन एटम, मतलब एक एटम का मास। ठीक है, मास ऑफ 1 ग्राम कार्बन एटम तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम मास ऑफ 1 एटम, 1 कार्बन एटम लिख लेना उसको, 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो अब ये बताओ, हमने रिलेटिव मास से हमने एक वैल्यू निकाली थी एक कार्बन एटम की मास के लिए, 1 ग्राम ऑफ मतलब 1 कार्बन एटम का मास निकाला था, याद है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि नंबर ऑफ एटम इन कार्बन, वो कितना हो जाएगा भाई, ग्राम एटॉमिक वेट कुछ नहीं होता, जो रियल मास होता है ना, इसको ही बोला जाता है एक और रियल मास इसको ही बोला जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, तो यहां पर रख दीजिएगा 12 डिवाइडेड बाय, जब रिलेटिव मास निकाल रहे थे एएमयू से, ठीक है, कार्बन का तो कितना आया था 1.99 इंटू 10 की पावर -23। तो इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये एटम आता है। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि इतने 12 ग्राम कार्बन एटम के अंदर, इतने 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम प्रेजेंट हैं। समझ में आ गया, तो ये बताना चाह रहा है। फिर से सुन लेते हैं एक बार, देखो बहुत इजी है। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं मुझे, तो कैसे निकालूंगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वो कितना आया अपना 12 डिवाइड बाय 1.99 इंटू 10 की पावर -23। कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसा एक नंबर देखने को मिलेगा। यहां तक तो स्मूथ चल रहा है। क्या अगर मैं दूसरे का निकालना चाहूं तो क्या आएगा, जैसे कि अगर मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोजन, कब, जब उसका जो मास है वो लगभग 1 चल रहा है। ठीक है, तो फिर से रखूंगा मैं सेम यही फॉर्मूला रखूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आता है हाइड्रोजन का, लगभग एएमयू के इक्वल आता है, और 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती थी 1.67 इंटू 10 की पावर -24। और जब इसको भी कैलकुलेट करा गया, एक और वैल्यू आई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, ऐसा एक वैल्यू आ गया। चलिए भाई, तो हमें दो जगह एक सेम वैल्यू मिल रहा है, हो सकता है सर कि ये क्या हो, इंसिडेंस। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, एक और बार निकाल के देख लिया। देखो 3 ही एलिमेंट उस टाइम फेमस हुआ करते थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिर्फ 3 हुआ करते थे। अब यहां पर देखो, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन का भी निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन, तो वो क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, रियल मास की बात चल रही है 16, तो 16 रख दिया डिवाइडेड बाय, अब उसको कैलकुलेट करोगे 1 एएमयू की, मतलब जब आप उससे निकालोगे रिलेटिव से, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये आता है आपका 2.65 इंटू 10 के पावर -23, 2.63 ऐसा कुछ आता है। ठीक, इसको भी जब कैलकुलेट करा गया तो वैल्यू आई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, ये वैल्यू आई। अब इससे हमने एक चीज कंक्लूड कर ली कि भले ही मैं कार्बन की बात करूं, भले ही मैं हाइड्रोजन की बात करूं, या फिर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसी की भी मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो एक फिक्स वैल्यू ही आ रही है, फिक्स वैल्यू ही आ रही है, और वो वैल्यू कोई और नहीं, वो वैल्यू है हमारी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही आ रहा है। हमें ये चीज पता चला, तो कंक्लूजन ये निकला कि भैया ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी को अपन आगे नाम बोल दे देते हैं। क्या नाम होता है इसका, जल्दी बताओ, एवोगैड्रोस नंबर, ऐसा। तो इसको शो किससे करते हैं, Na से करते हैं। तो भाई सर मोल पे थे आप, यहां कहां आ गए, तो फिर से सुनो, इस वैल्यू को अगर आपको बताना है कि अब मैं बात कर रहा हूं
कि ये नहीं बोलूंगा मैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, नहीं, मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 1 मोल अगर मैंने बोल दिया तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा कि भैया उसका जो मास है वही की बात चल रही है। तो मैंने अब क्वांटिटी को एज अ टर्म में मैंने क्या कर दिया, वहां पे फिक्स कर दिया। समझ गए? जैसे कि क्वांटिटी 12, ये जो था डजन वाला, डजन जो है एक क्वांटिटी को फिक्स करके रखा है, या फिर मैं बोल सकता हूं जो क्वांटिटी है वो एक टर्म को फिक्स करके रखी है, वो क्या, डजन है। ठीक है, तो यहीं पे सेम चीज हो गई। केमिस्ट्री में जो मोल है वो एक क्वांटिटी को बता रहा है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक, तो ये सब चीजें हो गई। अब सुनो, अब अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैंने आपसे पूछा 1 मोल ऑफ N2 गैस में कितने एटम होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब अगर मैंने बोला आपसे 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे, तो आप सेम बोलोगे। समझ में आ गया? अब मैं मोल क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने अभी बोला नाइट्रोजन N2 गैस, तो कितना हो गया? 28 ग्राम हो गया। ठीक है, जो उसका मास होगा वो फिक्स हो गया, तो जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बताता है आपका मोल। क्लियर? अब ये इसको डोनेट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, डोनेट किससे डिनोट करते हैं, तो इन सब चीजों की बातें करते हैं। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि ये वाला जो है ये फिक्स है। मैं थोड़ा सा साइड में हूं, ठीक है, अब तक तो आप पॉज करके ले सकते थे स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और बातें करते हैं कि और चीजें क्या होती है। जैसे कि अब बात करते सर डिनोट कैसे करते हो। देखो, ये जो मोल है, ये जो आपका मोल है, उसको हम शो करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी मैंने जो टर्म चीजें बोली थी उसको जरा लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या बोल रहा है? एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो ये पार्टिकल एक्चुअल में है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था। ये पार्टिकल एक्चुअल में है क्या? तो देखो वो क्या है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, तो इसके अंदर कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1 मोल ऑफ आयन के अंदर कितने होंगे, 1 मोल ऑफ आयन के अंदर कितने होंगे? 1 मोल ऑफ कोई भी जो है आपके पास कंपाउंड, उसके अंदर कितने आयन होंगे, तो क्या बोल सकते हो? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स होंगे। मतलब अब मैं बोल सकता हूं आपसे, ये जो पार्टिकल है आपके, वो क्या हो सकता है? वो आपका एटम भी हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आपका एक आयन भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो मतलब अब अगर आपको क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आ गया कि इतने ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आपको हमेशा एक वैल्यू लगेगी। वो वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू होगी। और इस वैल्यू को कई जगह ऑप्शन में आपको कैसे कैसे दे सकता है, या तो Na लिख के देगा या तो N0 लिख के देगा, ऐसे इससे अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो बोलते हैं। ये समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। अब अगर वॉल्यूम में आ गया तो क्या आ सकता है? तो वॉल्यूम में अपन लिख सकते हैं यहां पे 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो ये मैं आपको निकाल के बताऊंगा, तो इसमें ना घबराना। ठीक है, ये मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर ऑफ गैस होगी। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो जो मेन जो है आप सभी के लिए जो है वो फॉर्मूले, वो क्या है?
तो चलो अब जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखो अपन ने मोल के बारे में समझ लिया कि मोल क्या है, एक क्वांटिटी को दर्शाने वाला या फिर एक क्वांटिटी को बताने के लिए एक टर्म बनाई गई, वो अपनी मोल थी। ठीक है, ये हो गया। अब वहां पर क्या क्या है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल, एटम, आयन या फिर आपका गैस कितना होगा, उसको बताने के लिए अपन मोल का यूज कर सकते हैं। और क्वांटिटी कितनी आ गई अपनी 6.02 × 10⁻23 आ गई। ठीक है, इतना अपन ने अभी तक पढ़ा। चलो अब अपन मैं बता रहा हूं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उसके फॉर्मूले। ठीक है, तो जो मोल है उसको अपन एन से शो करते हैं, तो एन लिख दे रहा हूं। सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूं मोल, डिनोट करते हैं एन से, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऐसा लिख देता हूं। चलो एक और फॉर्मूला होता है उसका, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है आपको तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na क्या था भैया अपना, वो था 6.022 इंटू 10⁻23 था, यही था Na। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है अगर वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए पूछ रहा है, सिर्फ गैस के लिए है वो वाला, वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए अगर पूछ रहा है, डिवाइड किससे करोगे, 22.4 लीटर ऑफ गैस, अगर सिर्फ तब लगेगा अगर वो गैस जो है वो एट एसटीपी पर है, सिर्फ तब लगेगा। ये एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर है तो। ठीक है सर, 22.4 ही क्यों आया, बिल्कुल आया होगा दिमाग में। ठीक है सर, ये सब फॉर्मूले तो ठीक है ना, लेकिन ये कैसे आया 22.4? तो देखो हम सभी एक इक्वेशन जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। ठीक है, ये होता है। अब क्योंकि यहां पर बोला गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर लेंगे हम 273 केल्विन, प्रेशर लेंगे हम 180 एम और एन की वैल्यू भी लेंगे 1। एन क्या था, मोल था। मोल मतलब उसका वो 1 ग्राम, या फिर अगर मान लो जैसे बताता हूं, अगर मैं H की बात कर रहा हूं H2, तो अगर इसका 1 ग्राम यूज कर रहा है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1 मोल। जैसे कि 16 है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात चल रही है इधर, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल, समझ में आएगा, तो उसकी बात चल रही है। तो यहां पर जो वैल्यू है अपन एन की लेंगे 1। ठीक, इसको क्या बोलते हैं सबको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, तो वॉल्यूम की जगह पे रखो सारी की सारी चीजें, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो V इधर आ गया, N इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय P। ठीक है, अब यहां पर R की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.0821। अब ध्यान से सुनना एक और चीज, क्योंकि चैप्टर अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो याद रखना ये जो R की वैल्यू है हर जगह अलग अलग हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया, कैसे होगा सर? अब डिपेंड करता है जो R की वैल्यू है आप कहां पर लगा रहे हो। ठीक, अगर वहां पर लीटर और एटीएम की बात चल रही है, ठीक है, यहां पर देखो एटीएम है, केल्विन है और लीटर की बात चल रही है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0.0821 करोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर जूल की बात चल रही है, ठीक है, जूल में बात चल रही तब अलग होगा। अगर किलो कैलोरी में बात चल रही है तो वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, बस ये बताना चाह रहा हूं, तो इसको फिक्स याद ना करें कि आप हर जगह ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो यहां पर पुट करो, V इज इक्वल टू 1 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.0821, 0.08 इंटू यहां पे टेम्परेचर कितना है 273, प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर आएगा। ठीक है, तो मतलब अब ध्यान से सुनिए, क्या 22.4 लीटर ऑफ गैस, आइडियल गैस एट एसटीपी, समझ में आ गया। तो नीचे हम क्या कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो ना तुम इससे, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बस ये आपको एडिशनल है जानने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बना दे रहा हूं, ये आपका एडिशनल है। अगर किसी को लगता है कि 22.4 कैसे आया तो वो यहां से आया। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो अब अपन थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि ये फॉर्मूले लगते कैसे होंगे सर। ठीक
ठीक, अब अगर मान लो आपको किसी ने एक एग्जाम्पल पूछ लिया कि ये बताओ क्या कि यहां पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मोल क्या है। ठीक है, निकालो भैया कितना मोल होगा इसमें। ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं कार्बन का, यहां पे क्या निकालोगे, मोल का फॉर्मूला लगाओ। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, बस वो देखना पड़ेगा। तो भाई क्या होगा, यहां पर ग्राम में दिया है ना, तो हमारे पास क्या है, गिवन वेट तो है और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है। ठीक है, तो यहां पे बताओ, यहां पे मैं रख सकता हूं गिवन वेट मतलब कि 12 डिवाइड बाय मॉलिक्यूल नहीं है, ये कार्बन अकेला अगर है तो मॉलिक्यूल नहीं है, वो अभी क्या है, एटम है। तो यहां पे एटॉमिक वेट रख दो, तो कितना जाएगा 12, तो उसका मोल कितना आ गया 1 मोल। तो मतलब 12 ग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 मोल। इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा था, क्लियर है। चलो, तो एक और फॉर्मूला मैं यहां से बना सकता हूं कि अगर अपने पास एटम है ना, तो मैं इसके कैसे लिखूंगा, N इज इक्वल टू एटम मतलब गिवन वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। समझ गए, तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब एक मोलरिटी के लिए होता है, लेकिन वो अपन अभी नहीं समझेंगे, मोलरिटी में समझाऊंगा मैं आपको कि मोल्स कैसे निकालोगे। इतना समझ में आया, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब यहां से क्या क्या चीजें सॉल्व हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, वो सुनो। क्या होगा, वो कभी या कभी आपको मोल दे देगा। क्या दे देगा, कभी कभी आपको मोल दे दिया और पूछ ले कि बताओ कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर मैं आपसे यही पूछ लेता हूं क्या कि बताओ 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ मतलब कितने के नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो ये पूछ लिया अगर, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है सर, N इज इक्वल टू N अपॉन Na होता है। ठीक है सर, ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि नंबर की बात करी है। ठीक है, अब सुनो यहां पर क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। नंबर ऑफ एटम भी हो तब भी ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तब भी यही फॉर्मूला रखोगे, नंबर ऑफ आयन पूछे तब भी यही फॉर्मूला रखोगे। ठीक है, तो इसको मैं ओवरऑल अगर ऐसा लिख दूं आप सभी के लिए कि यहां पर ऐसा नंबर ऑफ एंटिटीज लिख देता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने एंटिटीज। तो एंटिटीज में आप लोग अब अपने दिमाग में तुरंत ही लगा लेंगे कि यहां पर सर एटम की भी बात कर रहे हैं, यहां पर सर मॉलिक्यूल की भी बात कर रहे हैं, और यहां पर आयंस की भी बात चल रही है। ठीक है, ये सभी के सभी किस में आ गए, एंटिटीज में आ गए। ठीक है, तो आपसे अगर कभी भी नंबर की अगर कोई बात करता है कि नंबर निकालो इतने ग्राम में से इतने मोल में से, तो आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, N/Na वाला। ठीक है, तो चलो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे, तो आप क्या करोगे, N की वैल्यू रख दोगे सीधी सीधी 1, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू N अपॉन Na। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू N हो जाएगा। ऐसा हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप क्या बोलेंगे मेरे से कि कितने नंबर होंगे, मैं बताता हूं सर 6.022 × 10 की पावर 23 नंबर होंगे कितने, 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर। कितना इजी था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और कैसा बन सकता है, एक क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस दे दे आपको, वॉल्यूम ऑफ गैस दे दे और पूछ ले कि मोल निकाल लो, तो क्या करना है, वो वॉल्यूम डिवाइड कर देना 22.4 से। इतना समझ में आ गया। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं आगे। अब उसका अगर वॉल्यूम का पूछना है तो वो कैसे पूछ सकता है, अगर आपको वो दे देगा ऐसा कि 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, तो कैलकुलेट मोल्स ये दे देगा आपको। ठीक है, तो भाई कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, कौन सा, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 44.8, डिवाइड किससे करना है, हमेशा 22.4 से। कैलकुलेट कर लो, लगभग 2 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, तो मोल्स कितने आ गए आपके पास, मोल्स आ गए आपके पास 2। ठीक, इसमें ही अगर उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ निकाल दो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो कैसे निकालोगे, ऐसे कि 2 × N Na इज इक्वल टू क्या हो गया, N हो गया। ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना, क्या है ये, N इज इक्वल टू N अपॉन Na वाला फॉर्मूला। अब अगर उसने तुमसे ये पूछ लिया कि एक काम करो, ये सब तो ठीक है चलता है, ठीक है, वेट निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, यहां पर 2 × मॉलिक्यूलर वेट कर देना।
इज इक्वल टू क्या जाएगा फिर आपका गिवन वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट O2 का, ऑक्सीजन गैस है तो कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपके पास 2 × 32 इज इक्वल टू जी वेट, तो कितना जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ होगा आपके एकदम सिंपल से क्वेश्चंस, एकदम ही सिंपल से क्वेश्चन अगर उसने पूछना चाहा तो वो ऐसे पूछेगा। अब जो ओरिजिनल जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछता है पता है, कि ये बता दीजिए कि एक H2SO4 नाम का आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। एक H2SO4 नाम का आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम इन दिस कंपाउंड कितने होंगे, ऐसे पूछता है वो। ठीक है, तो चलो उसका मैं बताता हूं आपको। नंबर ऑफ एटम इन H2SO4 कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू, फिर क्या करना है ध्यान से सुनना। ठीक है, कितने एटम आपको हाइड्रोजन के दिख रहे हैं। सर एक नहीं, ध्यान से देखो यहां पे कितना लिखा है 2, तो यहां पे मैं करूंगा 2 प्लस कितने एटम आपको सल्फर के दिख रहे हैं, एक, तो यहां पे मैं करूंगा 1। कितने एटम आपको ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, तो मैं पुट करूंगा 4, ये हो गया 1। इनटू आपको करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये क्या है सर, अब इसको कैसे निकालेंगे सर, तो ये तो तुम्हें आता है यार, नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है। देखो यहां से निकाल लो ना, N/Na है, N/Na होता है ना। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो चलो मतलब मेरे को N की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, N की वैल्यू। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, हमारे पास रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है हमारा, कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोल इज इक्वल टू होता है हमारा N/Na। तो यहां से निकाल लेंगे भाई, सर हमें ये चाहिए था। ठीक है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल इंटू Na। देखो कितना ईजी था, तो यहां पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 + 4 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास मोल्स इंटू Na। ये देखो, ठीक सर मोल भी तो नहीं दिए ना उसने, तो क्या करोगे यार, बहुत ईजी, देखो इसको पूरा का पूरा प्लस करो, ये हो गया 7 इंटू ये कितना हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। अब वो क्या करेगा, आपको गिवन वेट तो देगा ही देगा। मान के चलते हैं यहां पर पूछा है आपसे 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, ये पूछा है, तो क्या करना है, डायरेक्ट पुट करते हैं। 7 × 9.8 मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का होता है 2 प्लस 2 इसलिए हुआ क्योंकि 2 एटम थे, एक उसका मास होता है। ठीक है, 2 प्लस 32 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 64, 4 × 16 कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास में समझाया था, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो रहा है आपका 96 और प्लस 2 98, तो यहां पर हो जाएगा 98 × Na। तो ये चला गया लगभग 10 टाइम्स, तो 0.7 × 6.022 × 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है कितने, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, फिर से सुन लो। मैंने इस कंपाउंड के अंदर मुझे जितने एटम दिख रहे हैं उसको मैंने प्लस कर दिया, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कर दिया, और नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, क्या होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन Na, जिसका निकालना है नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na। क्लियर है। चलो अब सर ये तो हो गया कंपाउंड की बात। अब और क्या पूछेगा, क्वेश्चन आ रहा है, और क्या पूछेगा, और ये पूछेगा तुमसे कि ये बताओ, ध्यान से सुनना, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है। तो क्या करोगे, तब निकाल लेते। चलो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है भाई। तो वो क्या होगा, कितने एटम आपको दिख रहे हैं, सर 2 दिख रहे हैं, तो बस 2 इंटू फिर सेम
बाकी का पूरा सेम, बिल्कुल नहीं बदलना, बस ये बदलना था आपको, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दूं, इतना ही आएगा आपके पास। कितना आएगा ये देखो, ये आएगा 9.8 इंटू, तो इसको मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 0.1 लिख दूं, 1/10 है तो 0.1 इंटू Na। चलिए ये लिख दिया Na, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 0.2 इंटू Na आ जाएगा। तो यहां पर 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर 0.2 इंटू 10 की पावर, मतलब 0.2 इंटू Na आपके पास एटम प्रेजेंट है। ये क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। चलिए सर ये भी हो गया। अब अगर आपसे उसने पूछ लिया सल्फर का निकाल लो, तो भी सेम आएगा, सेम आएगा, नहीं आएगा, एक कम आएगा, 0.1 इंटू हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 हैं, सल्फर किधर एक थे। नहीं समझे सर, देखो बताता हूं। यहां पर अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ सल्फर के एटम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कितने सल्फर दिख रहे हैं H2SO4 में? एक, तो एक का इंटू कर दो, 1 इंटू बाकी का पूरा सेम 0.1 इंटू Na। कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और सुनो, सॉल्व करने के पहले ऑप्शन में देख लेना कि उसने Na में लिख के दिया है या फिर पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी है, टाइम बचेगा उससे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो सर एक और बचा, वो भी कर दो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो आप इतना तो कर सकते हो, कितने एटम दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं सर, तो ठीक है 4 इंटू 0.1 इंटू Na कर देंगे, 0.4 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है, बस आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका लगता है जिसमें आपसे पूछता है, इसको ऊपर मैं आपको लिखूंगा इधर, कि कितने एटम के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। क्लियर? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं ही हुई होगी। मैं आपके लिए एक मार्क कर देता हूं, यहां पे अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं उसको, जिसको मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर टोटल निकालने तो सारे के टोटल करोगे, ठीक है। अगर सिर्फ एक का निकालना है तो क्या करोगे आप, यहां पे नंबर ऑफ एटम देख लेना, नंबर ऑफ दैट एटम लिखना जिसका आप निकाल रहे हो, इनटू कर देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर निकालना आपको आता है मेरे ख्याल से, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na कर देना भाई, तो आ जाएगा आपका, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे करना है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो ये बात हो गई कि जब आपको निकालने हैं एटम्स आपको निकालने तब की बात हो गई। क्लियर? तो ये अपन ने एक कॉन्सेप्ट समझा। दूसरा क्या होगा सर, अब आपसे वो क्या पूछेगा पता है, एटम तो हो गया, अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ और प्रोटॉन बताओ। तो उसके बारे में देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए, तो अपन ने अभी किसकी बात करी थी, एटम की बात करी थी। अब एटम के अंदर वालों की बात करते हैं, जिसके अंदर वो लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक एग्जाम्पल बहुत हल्का सा लेके चलेंगे, ठीक है, उससे ही समझेंगे कि भैया 8.4 ग्राम ऑफ NaHCO3, ऐसे क्वेश्चन नहीं देता वो, पता है, कभी कभी वो नाम लिख के देता है। 8.4 ग्राम ऑफ बेकिंग, ये क्या है, बेकिंग है ना, बेकिंग सोडा के अंदर कितना, बेकिंग पाउडर के अंदर कितने एटम या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये पूछेगा, है ना। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की जरा बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, एटम का याद है, एटम से ही अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एटम से इलेक्ट्रॉन सर, अरे नहीं, तो ऊपर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NaHCO3। कैसे निकालोगे, आप जरा देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए, हर किसी का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक अगर नंबर नहीं पता, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। सर कैसे हो जाएगा, तो मैं बताता हूं, क्योंकि हमें निकालना ही इलेक्ट्रॉन है ना। और एटॉमिक नंबर में मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर आपका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। समझ रहे हो रिलेशन Z वाला। चलो ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब हमारे पास कितना सोडियम है, एक सोडियम है, 1 इंटू उसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ठीक है। प्लस करूंगा अब मैं, प्लस
मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? एक होते हैं। चलो ठीक, एक इंटू करना, ठीक है, ये प्लस हो गया, यहां पे इंटू लगेगा, ये इंटू है, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या है? एक और कार्बन है, तो सर प्लस कर दीजिए क्या, और क्या करेंगे हम 1 इंटू 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत आई नहीं, प्लस 3 इंटू 8 कर दीजिए सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टर्म दिख रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ये नंबर ऑफ सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम, यहां पर प्लस का साइन है, ये इंटू का साइन है, इंटू किससे करा है मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, ठीक है। ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है हमारा? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सेम इसमें सेम चला है कि क्या है? नंबर ऑफ एटम, कौन सा एटम? कार्बन, और फिर सो ऑन, ठीक है। तो इसको लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। बाकी का सिर्फ एक बचा, तो वो आप लिख लेना। समझ में आएगा ये क्या क्या है? अब क्या करना है सर? अब बाकी का आपका सिंपल सा वही वाला रहेगा, कौन सा? इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल भाई? NaHCO3, बस, बाकी सब सेम, कुछ नहीं बदलना। बदला क्या? बदला सिर्फ इतना पोर्शन, समझ रहे हो? इतना पोर्शन बदला। क्लियर? तो उसको सॉल्व कर लेते जरा। तो कितना दिख रहा है हमें? 11 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 48, हाँ 32, यहां पर कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब इसको और सॉल्व कर ले। तो हमें ये दिख रहा है कितना, देखो ये दिख रहा है आपको 30 और ये 12 दिख रहा है, ये 30 और ये 12, तो कितना हो गया आपके पास? 42। तो ये हो गया आपके पास 42। तो अब मैं आगे जो है पूरे कैरी ऑन कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 42 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे निकालते थे? अब मत भूल जाना, कुछ चंद मिनटों पहले ही हमने पढ़ा है। क्या होता है देखो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 8.4, तो 8.4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सर नहीं पता, अरे तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो सिखाया था मैंने आपको। NaHCO3, Na का कितना होता है? 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, ये 60 हो गया, है ना, ये 60 हो गया। ये हो गया आपका कितना? 24 प्लस 60 कितना हो गया आपका? देखो 84, तो लिख दो 84, है ना, 84 हो गया, इंटू Na कर दो। ठीक है भाई, इसको काटो जरा, कितना आ गया? 1/10। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4.2 इंटू Na। तो ये क्या आया? ये क्या आया? यही तो आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर? सोडियम, आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। ऐसे करना था, समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? बस यही पूछना था। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे? सिर्फ सोडियम का पुट करोगे, तब क्या आएगा? 11 इंटू 8.4 अपॉन 84 इंटू Na। ठीक। अब अगर मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या करोगे? यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा आपको? 24 इंटू या फिर 2.4 इंटू Na। डायरेक्ट दिख रहा है ना, अपॉन 0.1 आएगा इसका, तो 2.4 लिख देना। क्लियर है? तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, अपन यहां पर बना लेते हैं, जैसे अपन ने पिछली वाले के लिए बनाया था, तो उसको बस याद रखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है? तो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। समेशन का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी यहां पे एंटिटीज होंगी आप उसका सम करोगे। ठीक। समेशन ऑफ क्या, देखो हमें यहां पर क्या लिखना है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ दैट एटम लिखूंगा तो समझ जाओगे कि जिसका आप निकाल रहे हो। नंबर ऑफ दैट एटम इंटू किससे करना है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम, इंटू क्या करोगे? इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कंपाउंड, मतलब जिस भी कंपाउंड के अंदर आपको निकालना है वो। क्लियर? समझ गए? ऐसे यहां पे समझ में आ गया।
मतलब अगर आपके जो एटम है वो बहुत ज्यादा है तो पहले नंबर ऑफ एटम एक का, फिर इंटू करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी एटम का, फिर उसके आगे चलते जाओगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, अगर जितने भी एटम है इतना, जैसे आपको इस यहां पे दिख रहा है। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है ना? अब देखो दिक्कत तुम्हें कहां पर हो सकती है, बताऊं मैं आपको दिक्कत कहां पर होगा। अगर कोई चार्ज वाला मॉलिक्यूल या फिर आयन फंस गया तो, जैसे कि मैं आपको इसकी बात करूं CO3 की बात करूं, अब फंस जाओगे। अब बात क्या है पता है, क्योंकि यहां पर 2- दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये आपको 2- दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। तो आपको इस पूरे के पूरे सम के बाद आपको 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक बार करके दिखा देता हूं। यहां पर देखो समेशन लिखा हुआ है, तो मैं कैसे लिख रहा हूं, अब सीधे पुट कर रहा हूं इसकी तरह। कितना एटम दिख रहा है, 1, ठीक है, तो लिख दो 1 इंटू कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने दिख रहा है, 3 इंटू उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 प्लस 2 कर दो। अब बात आएगी, कई लोग पूछेंगे +2 कहां से आया भैया, माइनस चार्ज है, और किसी के ऊपर माइनस कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो +2 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आएगा, बहुत इजी था। चलो तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, 6 + 24 + 2, तो ये कितना हो गया आपके पास, 32 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, कितना करना है, ठीक है। अब इसको करेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट वो आपको देगा, उसमें मत घबराना, और मॉलिक्यूलर वेट आप इससे निकाल सकते हो। क्लियर है? और इस आयन का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इंटू Na तो आपको पता ही है 6.022 ×10⁻23। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया है ना? ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, तो क्या होगा, तो बताओ। तब भी आपका सेम ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक एटम के अंदर, एक जो एटम है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये दोनों इक्वल में प्रेजेंट होते हैं, अनटिल अनलेस उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, है ना। जैसे कि इसके ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो प्रोटॉन जो थे वो तो नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, है ना, सही बोल रहा हूं, है ना। तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रोटॉन के लिए आप क्या करेंगे, ये 2- नहीं लिखेंगे, +2 नहीं करेंगे, बाकी का जो फॉर्मूला आपका वो सेम हो जाएगा। ठीक। अब न्यूट्रॉन के लिए अलग कहानी होती है, न्यूट्रॉन की थोड़ी सी कहानी अलग होती है, इसको लिखो फिर आगे चलते हैं, बताता हूं न्यूट्रॉन की कहानी। देखो न्यूट्रॉन की क्या कहानी है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, फिर से एग्जांपल से चलेंगे, 176 ग्राम ऑफ CO3 2- के अंदर के आपको क्या निकालने, क्या निकालना है, यहां पर हमको निकालना है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कैलकुलेट न्यूट्रॉन, कैलकुलेट न्यूट्रॉन। और अब ये न्यूट्रॉन नहीं, आप सभी क्या करो, यहां से इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे और प्रोटॉन कितने आएंगे ये कैलकुलेट करके आप बताओ जल्दी से, ये इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो चलो अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि न्यूट्रॉन का कैसे आना है ना। तो ठीक है, करते हैं। न्यूट्रॉन सबसे पहले ये बताओ कि निकालते कैसे हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक, हम सभी क्या जानते हैं, यहां पर एक मान लो एक X नाम का एलिमेंट है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं अपन Z और नीचे लिखते हैं अपन A। क्या उल्टा बोल रहा हूं, बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं सर, नीचे Z आता है ऊपर A आता है। ये क्या होता है आपका मास, ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना नंबर, बहुत पहले बताया था मैंने, एटॉमिक नंबर बोलते हैं जिसको, बहुत पहले क्या, अभी कुछ एक वीडियो पहले ही बताया था, है ना। तो ये क्या होता है अपना इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन बताएगा। मास नंबर क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता है, यही होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सही है। ठीक है, तो यहां से मैं न्यूट्रॉन अगर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास जो कि A होता है माइनस अगर मैं प्रोटॉन कर दूं तो यहां पे न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। और प्रोटॉन क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, तो मैं ऐसे लिख दूं A - Z अगर करूंगा तो N आ जाएगा। क्लियर?
अब जल्दी से ये बताओ, ये जो अपना क्वेश्चन है इसके अंदर जो कार्बन है वो कितना होता है, इसका मास 12, नंबर 6, और क्या है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, नंबर 8। बस देखो क्या है भाई, ये इक्वल ही होगा लगभग। ठीक है, तो चलो अब इसका निकाल के देखते हैं। तो ये सारा का सारा आपके सामने पूरा डाटा रहा, इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो चलिए आइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने। तो सबसे पहले क्या करोगे, कितने नंबर एटम दिख रहे हैं कार्बन के, 1, तो 1 × नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन के अंदर कितने हैं, तो एटॉमिक मास माइनस नंबर, तो कितना दिख रहा है 12 - 6, प्लस लगाएंगे, दूसरा एटम की बात करेंगे। और अब देखो एटम कितने दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, 3, तो 3 लिख दो, इंटू करना पड़ेगा, इंटू कर दीजिएगा किससे, उसके न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के अंदर, 16 - 8। ठीक, अब क्या करना है, ये हो गया टोटल, तो इसको मैं रख रहा हूं बड़े से ब्रैकेट के अंदर, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा, वो तो सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा जरा, ये कितना आएगा 6 प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अब 6 प्लस, ठीक है, ये हो गया 3 इंटू कितना बच रहा है इधर 8 बच रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं आप सभी के लिए 24 वापस से आ गया। देखो ये कितना हो गया 30 इंटू गिवन वेट कितना है, देखो 176 डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका 12 + 48, मतलब लगभग 60 आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, 12 प्लस यहां पे रख दूं मैं 60 इंटू Na, ये देखो ये चला गया 2 टाइम्स, ये चला गया आपका कितना टाइम्स चला गया, ये 88 टाइम। ठीक है, तो 88 इंटू Na, तो ये आपके क्या आ गए, ये आ गए आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गए भाई। तो ऐसे निकालना है, क्लियर। तो क्या करा, अब कैसे लिखोगे आप, समेशन लिखना। ठीक, समेशन लिखोगे नंबर ऑफ एटम इंटू में लिखो क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, और फिर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ठीक है, एक काम करता हूं मैं आप सभी के लिए एक फॉर्मूला लिख ही देता हूं यहां पर, है ना। तो चलो इसको लिखो, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं। तो समरी आपकी क्या क्या है, ठीक है, एक ही अपन पेज में अपन देख लेते हैं कि क्या क्या जो मेन फॉर्मूले लगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है एटम। एटम कैसे निकालते थे, आप ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये भी, प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, उसका इंटू किससे करना है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका, पूरे कंपाउंड का। क्लियर, तो इसको क्या करोगे, टोटल समेशन कर लेना, इसका समेशन, किसका, इसका समेशन, इसका मत कर देना, इसका करना है। ठीक है, इस वाले का। क्लियर, मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, अगर इंडिविजुअल निकालना है तो, ठीक है, अगर मान लो आपको सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, सिंगल मॉलिक्यूल की जगह पे आप एटम कर लें। ठीक, ऐसे। तो देखो 2 तरीके बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, अलग अलग के लिए। मगर पहला, अगर आपको क्या करना है, सिंगल के लिए निकालना है, तो फिर से भाई समेशन नंबर ऑफ एटम इनटू, यहां पे क्या करोगे, यही रखोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये बात है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे तो वो बताता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैसे करते हैं हम, एवोगाड्रो नंबर से। ये क्लियर। अच्छा ये बात बताओ, एवोगाड्रो नंबर की कोई यूनिट होगी क्या, नंबर की कोई यूनिट होती है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पे अटका रहा हूं, है ना, ये कर लेना आप। चलो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है आपको, समेशन लिखूंगा मैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम इनटू, ध्यान से सुनना, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम का मतलब क्या है कि भैया ये वाले एटम के अंदर
ठीक है, चलो ये समेशन हो गया बंद। इनटू क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो NOM लिख देता हूं मैं ऐसे। ठीक, अब स्पेशल केस है आपका न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए स्पेशल केस है तो उसको अपन स्पेशल जगह भी देंगे भाई। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन पूरा। न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे कि अगर आपको निकालना है न्यूट्रॉन के लिए, ठीक, न्यूट्रॉन के लिए, तो अब ध्यान से देखना, इसका थोड़ा सा अलग है ना। समेशन मतलब ओवरऑल सबका समेशन में लिखूंगा, फिर से नंबर ऑफ एटम तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ एटम। अब बात क्या आएगी, इनटू करोगे आप एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, बस। तो ये इससे क्या आएगा, इससे आएगा आपका न्यूट्रॉन। क्लियर, चलिए तो इसको मैं रखता हूं बड़े से ब्रैकेट के अंदर, इसको भी मैं रखूंगा बड़े से ब्रैकेट के अंदर, इनटू कर दो NOM, NOM, खत्म। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन के लिए। आया मजा, है ना। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम Z माइनस ए, Z माइनस ए। अरे उल्टा कर दिया सर आपने, एटॉमिक नंबर माइनस नहीं करना है बिल्कुल, तो A माइनस Z, है ना, ठीक है, इनटू NOM, बस खत्म। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ऐसे ओवरऑल आपको करने सारे के सारे सॉल्व। क्लियर, NOM का फॉर्मूला यहां पे लिखा है, ठीक है, NOM, इसका फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन। ये वैसे तो जेई के लिए काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आपको आने लगे तो बेसिक सोच लो आप कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है। यहाँ पे अपन ने एटम निकाला, मॉलिक्यूल या फिर सिंगल एटम के वगैरह निकाला, हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने न्यूट्रॉन निकाला। सर प्रोटॉन को भूल गए। अरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया तो था कि सेम ही होता है, अनटिल अनलेस उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज ना हो। ठीक है, तो ये बिना चार्ज वाला लिखा है फॉर्मूला। चार्ज होगा तो प्लस यहां पे चार्ज भी लिख लेना। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए मैं मान लो ये रेड में लिखा है, ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए रेड में लिखा है, प्लस यहां पे चार्ज लिख लेना किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात है ये, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन के लिए आप सिर्फ रेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो आपका मेन था। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूं, जल्दी से एक बात बताओ, इसको जरा सॉल्व कर दे जरा, और बताओ +4 आएगा या फिर -1 होगा आपका इसमें, है ना। तो चलो जब तक मैं पढ़ता हूं आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे तो ऐसे नहीं होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा नंबर मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होंगे, 15 लीटर ऑफ H2 के अंदर होंगे, 15 लीटर ऑफ N2 के अंदर होंगे, 1.5 ग्राम के अंदर H2 के अंदर होंगे, या फिर 5 ग्राम ऑफ O2 के अंदर होंगे। तो इसका बताना है। तो भाई फॉर्मूला आप सभी तो मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे, है ना। तो आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, चलो जल्दी से बताओ। ये सारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले से चलना है हमको, है ना। ठीक है, तो चलो इससे चलेंगे हम आगे। तो क्या लग रहा है, क्योंकि उसने लीटर पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मोल आएगा, नंबर पूछा है तो फिर ये वाला लगाना पड़ेगा। समझ गए, तो 1 2 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अपन करते हैं 1 2 3। चले, 15 लीटर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मोल क्या होगा, N = हो जाएगा 15 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये मोल होगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, तो कैलकुलेट करना। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर, तो नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, मोल = कितना होता है, N/Na। ठीक है, तो यहां पे पुट करो कितना जाएगा, देखो ये जाएगा 15/22.4 इंटू आपका एवोगाड्रो नंबर Na = N। क्लियर, चलो आगे। पूछा है 5 लीटर, तो मतलब 5 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये हो गया मोल, इंटू कर दो एवोगाड्रो नंबर से, ये हो गया नंबर, है ना। चले आगे। अब पूछा है 1.5 ग्राम पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो गया सेकंड वाला, ये हो गया फर्स्ट वाला, थर्ड वाला निकालते हैं। ग्राम के लिए पूछा तो क्या करेंगे, गिवन वेट
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल कौन सा है, H2 है तो 2 रख दो। सर 1 होता है मास, अरे H एक अकेला नहीं है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है वो, तो 2 रखना पड़ेगा ना, तो 2 रख दो। तो इनटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। क्या दिक्कत है ना। चलो अब आगे जाओ, आगे बात करेंगे 4 के लिए, फोर्थ वाले के लिए। फोर्थ वाला कितना है, 5 ग्राम है। ओके ओके, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 कैसे आया सर, O2 का मास इनटू Na इज इक्वल टू N। अब यहां पे हम थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको। क्या दिमाग लगाएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, ये देखो देखो कैसे डिवाइड, कैसे सोचते हैं अपन, कैसे निकालते सबसे बड़ी वैल्यू। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसकी छोटी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसकी बड़ी वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर ये बड़ा है 24 है तो ये छोटा आएगा, डिनोमिनेटर ये भी बड़ा है तो ये भी छोटा आएगा। यहां पर देखो ये मतलब ये तो सेम ही था, यहां पर देखो ये डिनोमिनेटर छोटा है ऊपर वाले से, मतलब इतना भी छोटा नहीं लेकिन इन सब के कंपैरिजन में तो छोटा है ना, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो वैल्यू आएगी ये बहुत ज्यादा आएगी, आप खुद भी करके देख सकते हो। और अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो एक काम करना, Na का इंटू मत करना, क्योंकि Na तो सब में कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ इनको कैलकुलेट करने पर, अगर आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है तो समझ लेना कि आपकी वैल्यू वो वही वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो चलो यहां पर क्योंकि 1.5 डिवाइड बाय 2 है, 2 छोटा डिनोमिनेटर है ना, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो आंसर क्या लगाओगे, 3 वाला, खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं, नीचे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन। अब ये बताएंगे आपकी +4 आया या फिर आपका -1 हुआ, खुद से करा है तो ही बोलना वरना मत बोलना, ठीक है। चलो बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछे, एटम क्या पूछा, एटम है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी बताओ कौन से लगाओगे, इसमें से ये लगाओगे है ना। तो चलो निकाल के देख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। ये क्या दिया है हमें, गिवन वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट सर आता है अब तो निकालना, बहुत अच्छे। चलो तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ एटम निकालने, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल का पूछा है, ऐसा नहीं बोला उसने कि कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम, तो हम टोटल मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए टोटल नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है, एक एटम है कार्बन का, हाइड्रोजन का कितना है 4, तो ये 4 हो गया। अब इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, NOM लिख देता हूं, नोम। और नोम का फॉर्मूला क्या होता था, अभी बताया था मैंने, देखो पीछे बताया था ये वाला, ठीक है। तो लिखूंगा मैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। गिवन वेट कितना दिया है, 0.016, मॉलिक्यूलर वेट सर नहीं दिया, अरे दिया है, देखो मन में दिया है, CH4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया 16, खत्म। तो रहेगा तो नीचे 16, कितना इजी है, बहुत इजी है। चलो इनटू Na, ठीक है, इसको कर दो +5, सही है ना, 5 ही आएगा ना, 1 + 4, 4 + 1 5 होता सर, 1 + 4 नहीं होता, अरे चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा इनटू 1000 लिख दूं मैं डायरेक्ट, नीचे इनटू 1000, तो ऐसा हो जाएगा ये। इसको मैं सॉल्व करूंगा 5 × 16 अपॉन 16 × 10 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, अरे रिमूव कर दिया, पॉइंट तो नीचे आ गया, इनटू Na, इससे ये गया, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 5, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 0.005 इंटू Na, ये हो गया आंसर, 0.005 इंटू Na, ठीक है, अच्छे से लिख दिया यहां पे। अगर किसी का ये आया है, ठीक है, अगर किसी ने कभी कभी इंटू भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी का ये आया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है, आप सही राह पर चल रहे हैं। तो +4 आप अपने आप को मार्क कर लें, एक रैंक ऊपर कर लें, एक रैंक नहीं, +4 में कितनी रैंक ऊपर जाओगे तुम खुद भी गैस नहीं कर सकते कभी कभी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब एक चीज, अब आपको लिए मैं दे रहा हूं एक छोटू सा होमवर्क, क्या करेंगे, यहां पर देखो आपको BaCl2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो निकालने हैं, आपके इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे वो निकालने हैं, और
SO4 2- के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे वो निकालने हैं, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालने। ठीक, इसका प्रोटॉन मत निकालो, इसका न्यूट्रॉन निकालो। ठीक है, तो BaCl2 का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और SO4 2- का न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, ये आप मुझे बताएंगे। और एक और देता हूं C6H12O6, इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं ये निकाल के बता दो, और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये कुछ है, ये कुछ प्रैक्टिस ही है, आपको वो करना है, आप करके आएंगे, मुझे बताएंगे। इसको खत्म करो, वीडियो को पूरा कंप्लीट करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ऐसे ही होगी तैयारी, सेल्फ स्टडी से ही होगी तैयारी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा ही मैं करा दूं तो वो मेरी तैयारी हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। ठीक है, समझ गए? चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन से थोड़े वैसे तो कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स लग जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं वो कम आते हैं। ठीक है, तो अपन उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो पहला क्या है, यहाँ पर होता क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट वॉज फाउंड दैट एवरी केमिकल रिएक्शन ऑकर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, दीज रूल्स आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो भाई सिंपल सी बात है, संसार में जितनी भी चीज होती हैं वो एक कायदे से होती हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें चल रही हैं वो एक रूल्स रेगुलेशन से चलती हैं। तो वैसे ही जब अगर केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो कुछ ना कुछ रूल्स से होगा, तो उन रूल्स को, उन लॉ को उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्यों बोला, क्योंकि दो चीज मिलके ही तो कुछ बना रहा होगा। ठीक, चलो देखो, पहला क्या है, पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, और है आपका कौन सा, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी क्यों बोला, अभी समझ में आ गया, अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, सबसे इजी वाला है ये वाला, पता है। चलो फिर है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, मतलब इसको यही बोला जाता है ना। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करे पहला वाला देखते हैं, जो क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसको क्या बोला था अपन ने, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर जो साइंटिस्ट थे, लेवॉइसर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। समझ पाए यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको बताऊंगा इधर। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि दो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, मतलब दो केमिकल जो है आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे साथ में मिलके, भाई ये बनाएंगे एक पूरा का पूरा कंपाउंड। सही कह रहा हूं सर, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ठीक है कर देते हैं। तो यहां पर दो है ना, तो यहां पर मैं H2 की रिएक्शन करा दूंगा। ठीक है, तब अभी भी नहीं है सर, तो एक काम करो 1/2 कर दो, अब हो गई बैलेंस। अब ध्यान से सुनते चलना बस। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो गए होंगे। यहां पर दो केमिकल हैं जो आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर कंबाइन कर रहे हैं तो एक कंपाउंड बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि जब रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ऐसा नहीं है कि अगर रिएक्शन चेंज हो रही है तो इसका मास भी उड़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलो सर, लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक पेन ले लूं, ऐसा पेन, ठीक है, और उसके ऊपर मैं ऐसे पानी डाल दूं, है ना। अगर मैंने सर पानी डाल दिया तो यहां पे क्या होगा, इसका मास तो चेंज हो जाता है, पानी तो उड़ जाता है सर। अरे भाई उड़ के वेपर फॉर्म में जा रहा है ना, वो H2O के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो मास ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, फेस चेंज होती है, मास चेंज नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सर एक बार काम करिए, निकाल के और बता दो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो हम सभी जानते हैं कि 2 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक ही एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 16 ग्राम आपका क्या रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो टोटल रिएक्टेंट का जो मास हो गया वो हो गया 18 ग्राम। और चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोडक्ट साइड कितना है। यहाँ पर आपको 2 H2 दिख रहे हैं तो 2 ग्राम, एक जे दिख रहा है तो 16 ग्राम, तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर बिफोर रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का मास। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि जो रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्टेंट का जो मास होता है बिफोर रिएक्शन इक्वल होता है आपके प्रोडक्ट का मास। प्रोडक्ट का मास ये क्या है आपका, आफ्टर रिएक्शन।
आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है आपका बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन, समझ गए, है ना। तो बस यही बताता है चीजें कि भैया मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड डेफिनेशन क्या है, वो की और में है, मतलब इसका ही लगभग थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होगा। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज मैटर इज नाइदर सिंथेसाइज और डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स स्टेट और फॉर्म चेंजेस। क्या बोल रहा है यहां पे, ये बोल रहा है अगर केमिकल चेंज हो रहा है मैटर का, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज, ठीक है, मैटर इज नाइदर सिंथेसाइज और डिस्ट्रॉयड, मतलब यहां पर जो H2 है ना ये टूटेगा ना H2 बनेगा एक्स्ट्रा, ना H2 यहां पर टूटेगा ना H2 नया बनेगा, वो क्या करेगा, हो सकता है वो अपना स्टेट चेंज कर दे। जैसे कि ये H2 अगर गैस थी, ये O2 भी गैस थी, तो ये मिलके बना दिया इनने लिक्विड वाटर, क्या हो गया यहां पर फेस चेंज हो गई, फेस चेंज हो गई, लेकिन बाकी का मास जो है वो एकदम कंजर्व्ड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला खुद करो, यहां पे बताना कि C6H12, सर ये फेवरेट कंपाउंड है, हाँ जी है, ठीक है, तो यहां पे आपको CO2 बनता है और H2 बनता है, तो जरा ये खुद से करना अपने से और बताना कि इन दोनों का अगर मास सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा अभी शॉर्ट में देखेंगे आगे वाली वीडियो में, लेकिन आप 10th में पढ़ के आए होंगे ये वाला, है ना। तो अपन ऐसे करेंगे, सर अब इससे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कैसे हेल्प करेगा, तो चलिए देखते हैं यहां पर अपना एक एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि बिना केमिस्ट्री में आप बिना एग्जांपल के नहीं कर सकते। यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ऑन हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोल रहा है, सबसे पहले लिख लिया करो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा है, चलिए एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। 5.6 लीटर CO2 इज ऑब्टेन्ड, मतलब क्या मिल रहा है यहां पर आपको, ध्यान से देखते रहो, अब क्या मिल रहा है यहां पे, CO2 मिल रहा है, प्लस क्या मिलेगा, अगर ये निकला तो CaO मिलेगा, ठीक है। देखो अब यहां पर आपको मिल रहा है 5.6 लीटर ऑफ CO2, तो यहां पे मैं लिख दूं 5.6 लीटर ऑफ CO2 मुझे यहां पर मिल रहा है, ठीक है, इज ऑब्टेन, एंड 14 ग्राम ऑफ CaO, मतलब और आपको एक और चीज मिल रही है 14 ग्राम ऑफ CaO, ठीक, इज लेफ्ट। फ्रॉम दिस डाटा विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कंफर्म्ड, अब इससे आपको यह बताना है कि कौन सा लॉ यहां पर आपको कंफर्म कर रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये 25 ग्राम का है, ये 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो अब एक काम करो, सबसे पहले निकाल लो इसका मास, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो कंफर्म करना है। एक काम करते हैं, अब 5.6 लीटर पर कितने ग्राम CO2 होगा हमको ये निकाल लेते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका मास पता चल जाएगा, और अगर इसका मास पता चल गया तो हम इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट का मास इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ पाए, ठीक है। तब उससे अगर हमारा कौन सा लॉ प्रूफ हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, समझ में आ गया, ठीक है। फिर से सुनो, अगर मैं इसकी वॉल्यूम से इसका ग्राम निकाल लूं, कितना वेट इसका बन रहा है इधर वो निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको मोल क्यों पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था, ध्यान से देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, हम सभी जानते हैं कि 1 मोल ऑफ, ध्यान से सुनना, मोल की बात कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कितना मास होता है बताओ, देखो ऐसे 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर मैं लिख सकता हूं कितना होता है, 44 ग्राम ऑफ CO2 होती है, सही कह रहा हूं, 12 कार्बन का 32 ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 मोल की जगह पे कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 के अंदर 44 ग्राम ऑफ CO2 होगी। देखो अब ये क्या करा है मैंने, गैस को वॉल्यूम के टर्म में लिखा है, मैंने बताया था आपको वॉल्यूम 22.4 कब आएगा, आइडियल गैस से अपन ने निकाली थी कि नहीं वैल्यू, वही चीज अपन ने यहां पुट करी है। तो याद रखना 1 मोल की गैस के लिए आप ये पुट कर सकते हो अगर आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है तो, ठीक, यहां तक तो समझ गया सर। अब देखो अब मैं क्या करूं, मुझे क्या निकालना है, तो अब ये बता दो कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 के अंदर कितने ग्राम ऑफ CO2 होगा,
ऐसे। तो क्या करेंगे सर, x की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। चलो आ जाओ, x क्या करोगे, अल्टा पलटी करनी है, x को ऊपर लेके जाओ। तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 22.4। सही है, अल्टा पलटी कर दी, x को उधर इधर उधर अल्टा पलटी। चलो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं लगभग क्या बोल सकता हूं, ये 2 टाइम जा रहा है, लगभग। ठीक है, तो x का जो वेट है वो कितना आ जाएगा 11 ग्राम, ये आ गया। चलिए भाई, x क्या था हमारा, CO2 था इन ग्राम, ये था हमारा x, तो कितना आ गया 11 ग्राम। चलें, अब बस कुछ नहीं करना, ये आपका आधा सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू आ गई, x अपन ने क्या सपोज किया था, CO2 निकाला था, तो इसके वैल्यू कितना आया 11 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ो, ऑन हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि हमारा जो रिएक्टेंट था, मतलब उसका कितना था 25 ग्राम प्रेजेंट था। ठीक है, तो आपका जो CO2 आया वो 11 ग्राम आया, प्लस कितना बच रहा था CaO 14 ग्राम बच रहा था CaO। तो जरा प्लस करके देखेंगे इसको, कितना आएगा 25 ग्राम जो है इज इक्वल टू आ जाएगा 25 ग्राम। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या कंफर्म कर रहा है ये कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के। कब रिएक्टेंट कब इक्वल है, जब हीट कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूं एक टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो बिल्कुल सही। आफ्टर केमिकल रिएक्शन उसका मास और बिफोर केमिकल रिएक्शन उसका मास इक्वल है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि वो ये वाला मास, ये वाला जो फॉर्म क्या कहते हैं लॉ जो है वो कंफर्म कर रहा है। समझ में आ गया? तो यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या फिर इंडेस्ट्रक्टिविटी ऑफ मैटर। मतलब कि आप मैटर को तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, बस बदल सकते। क्लियर? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? भैया बदलेगा नहीं इधर उधर से, तो आप न्यूमेरिकल भी आएगा आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है आपको सही में? ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सबसे इजी वाला लॉ कौन सा है आपका? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है सर? बहुत इजी, मतलब कुछ नहीं करना। ये एक बात सिंपल चीज बोलते थे जो कि अपन पहले पढ़ लेते हैं कि जोसेफ फ्रॉस्ट ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, क्या बोला था? स्टेटेड दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। देखो, इनकी सुनो, इनकी छोड़ो, अभी मेरी सुनो। क्या मतलब? मैं ये बोलूं कि आप जो पानी पी रहे हो और जो मैंने पानी पिया वो सेम है। अरे सर ये तो पता होता, तो वही तो बोल रहे थे वो। कौन सी उनने बड़ी बात कर दी? उन्होंने ये बोला था कि अगर वाटर का मैं देखूं तो इसका भी कितना होगा 1/8 रेशियो होगा, सिंपल रेशियो। आप जो पी रहे हो उसका भी 1/8 रेशियो होगा। तो यही कह रहे थे वो। चलो देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक नेचुरल सैंपल लिया, किसका? जिसके अंदर कॉपर था, जिसके अंदर कार्बन था, जिसके अंदर ऑक्सीजन था। ऐसे उन्होंने क्या किया, उनके परसेंटेज निकाल के देखे। तो जो नेचुरल सैंपल था उसके अंदर 51 आया, फिर 9 आया, फिर 38 आया। पॉइंट नहीं बोला मैंने, ठीक। अगर अब उन्होंने क्या किया, उन्हीं 3 चीजों से एक कंपाउंड बनाया, तो उसको बोल दिया सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब कि जो अपने द्वारा बनाया हुआ हो, मैन मेड बनाया हुआ हो, ठीक है, नेचुरली ना मिला हो। तो सिंथेटिक सैंपल में क्या मिला? सेम निकला कि कॉपर इतना है, कार्बन इतना है और ऑक्सीजन इतना है। तो उन्होंने ये बोला कि एलिमेंट चाहे बगल से लेके आओ, चाहे पहाड़ों से लेके आओ, जो उसका कंपोजिशन है वो सेम होगा। बस सिंपल सी भाषा में ये बोला, ठीक है। तभी मैंने बोला पानी आप मेरे से लेके पियो या खुद से घर से लेके पियो, जो H2O का जो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, 1:8 ही रहेगा। समझ में आ गया? चलो, मतलब एक और तरीका से समझाता हूं। हमने खाना खाया, CO2 निकली बाहर, ठीक। और क्या हुआ? प्लांट ने जो है वो CO2 ले ली। प्लांट ने क्या किया? वो CO2 ले ली। तो अब जो CO2 जा रही है ना, उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा। समझे? जो उन दोनों का रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो बस इतना ही था आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन में। इसको सॉल्व करने के लिए आया तो क्या आएगा? इसको ज्यादातर सॉल्व करने के लिए नहीं आता, आप देख के ही इसको बना दोगे
कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको ज्यादा समझने का नहीं है, बहुत इजी है। आपको नेचुरल आप कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट को तो आपको बहुत इजी आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, अगर आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन का और एग्जांपल समझना है तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जो हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो वाला, और जो कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट से हीट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 10th में अपन ने पढ़ा हुआ है, तो उन दोनों का रेशियो देखोगे तो भी सिंपल होगा। ठीक है, चलो उसकी बात छोड़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं नया वाला। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स, सबसे पहले तो इसको लगा लो, कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। व्हेन टू एलिमेंट्स, ठीक, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक, the masses of one element which combines with fixed mass of other bears a simple whole ratio to each other। नहीं समझे? चलो मैं बताता हूं, एग्जाम्पल समझते हैं पहले ए और बी से, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए कि अगर ए और बी जो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक, मिलके बना रहे हैं दो नए नए कंपाउंड, एक मान लेते हैं ए बी बनाया और एक AB2 बनाया, ऐसे समझ में आ गया? देखो, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, दो कर रहे हैं विथ ईच अदर, हाँ भैया आपस में कर रहे हैं, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, एक से ज्यादा बना रहे हैं, चलो और मान लो 1 और 2 से ज्यादा, ठीक, मोर कंपाउंड, मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास। अब ध्यान से देखो, ये नई लाइन है। अगर मैं क्या करूं, ए का दोनों साइड से जो मास है वो मैं क्या कर दूं भैया, फिक्स कर दूं। मास अगर मैं फिक्स कर दूं, ध्यान से सुनना, मास अगर मैंने फिक्स कर दिया तो जो बाकी का अदर एलिमेंट है, ए के अलावा कौन सा एलिमेंट बचा, बी वाला, तो जो बी वाला एलिमेंट है वो एक क्या होगा, वो एक सिंपल रेशियो बेयर करेगा। बेयर मतलब कि उसके पास सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होगा। क्लियर? ये तो ए बी की टर्म में हो गया सर, अब रियल करके दिखाओ। चलो समझते हैं, मैं मान लेता हूं मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लूं, दूसरा भी कर सकते हैं, H2O की भी कर सकते हैं, आप बताऊंगा आगे। देखो, अगर मैं क्या करूं, नाइट्रोजन की रिएक्शन कराऊं ऑक्सीजन के साथ, तो किन किन तरीकों से हो सकती है। एक कंपाउंड वो बना सकता है क्या, NO, एक बना सकता है वो N2O, एक बना सकता है वो N2O3, N2O5, N2O4, 3, 4, 5, ये बना सकता है वो। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, नाइट्रोजन कितना है सर, 1 है, तो लिख दो 14:16 है, ठीक। अब देखो बाकी का तो सब सेम है ना, N2 N2 सब में लिख दूं मैं, दो मतलब कि 2 × 14 मतलब 28, ये 28, ये 28 और ये 28, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो 5 है ना। चलो ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो। अब ध्यान से देखना, ओ कितना है, 1, तो ये हो गया 16, हो गया। ये देखो कितना है, ये 3 है, मतलब कितना हो गया 48, सही कह रहा हूं। 5 है मतलब कितना हो गया 16 × 5, 80, ठीक है, तो ये हो गया 80। अगर ये 4 है तो कितना हो गया 64, सही है, यहां तक चंगा है एकदम। अब ध्यान से देखना, अब देखो, क्योंकि मैंने क्या बोला, दो रिएक्शन कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, ऊपर वाली लाइन अपनी सेटिस्फाइड। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूं, एक का जो मास है वो फिक्स कर दूं, ये देखो N2 N2 N2। अगर मैं इसका मास जो है मैंने फिक्स कर दिया, अगर मैंने इसका मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया, तो जो अदर एलिमेंट के जो मास रहेंगे वो एक सिंपल रेशियो में होंगे, समझ गए। चलो इसका भी मास फिक्स कर देते हैं। कैसे करोगे सर, × 2 कर दो दोनों में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28:32 हो जाएगा ना, दोनों साइड × 2 कर दे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल रेशियो कैसे बनेगा, आप देखो यहां पर अगर मैं ऑर्डर में जमाऊं तो 16:32:48:64:80, तो क्या बन रहा है 1:2:3:4 बन रहा है 5। तो ये क्या है, ये एक सिंपल रेशियो बेयर कर रहा है, सिंपल रेशियो में है। कौन है अपना, ये एलिमेंट का नाम कौन क्या है, O का मतलब ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, क्लियर, समझ गए।
चलो फिर से समझते हैं, थोड़ा सा एकदम स्पीड में समझते हैं। अगर दो एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, दो एलिमेंट ने रिएक्शन करी, एक से ज्यादा कंपाउंड ने बनाया, तो क्या हो रहा है? और अगर मैंने अब क्या करूं, एक का मास फिक्स कर दूं, N2 का मैंने मास फिक्स कर दिया पूरे में, ठीक है, तो क्या हो गया? तो जो बाकी का अदर एलिमेंट है, अदर एलिमेंट दूसरा ऑक्सीजन बचा, तो वो क्या होगा? एक सिंपल रेशियो में होगा। बिल्कुल है सर, 1:2:3:5 4:5। समझ गए? तो यही होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कितना इजी था सर, दूसरे एग्जांपल से समझाओ। अरे बिल्कुल, जो बोले आप, ठीक है, पहले इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है, ले लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो तो अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। कैसे सर? अब मैं क्या करूं, H2O से समझा दो। H2O दो तरीके से कर सकता है रिएक्शन। H प्लस अगर O रिएक्शन करा तो एक मिलके बना सकता है वो आपका H2O, और एक मिलके बना सकता है H2O2। ये क्या होता है आपका? पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड, और ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, एक कंपाउंड था, एक से ज्यादा बना रहा है। अब मैंने क्या करा, इसका मास फिक्स कर दिया जो कि आपको दिख रहा है, कितना है? 2 ग्राम। तो बाकी का कितना हो गया? इसका हो गया 16, इसका हो गया 32। तो हम क्या देख सकते हैं कि एक वाटर का और परऑक्साइड का, उनके ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 1:2 में है। और 1:2 क्या सिंपल नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल रेशियो है। क्या दिक्कत? समझ गए? ऐसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, लेकिन वो अब आप करोगे। रेशियो का मुझे आप बताएंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको खुद करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो जल्दी से बताओ वो कौन से दो कंपाउंड हैं, X और ये Y, और उनका रेशियो क्या होगा? ये आप मुझे जरा इधर बता दें, सीमेंट में नहीं, कमेंट में। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन कराई थी, वो था 2 एलिमेंट। याद रखिएगा, क्योंकि अभी पता चलेगा मैं क्यों अंडरलाइन करा रहा हूं। क्लियर है? ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको लिखो, ये होमवर्क जल्दी लिखें और आगे चलते हैं। चलिए, थके तो नहीं ना अभी तक, है ना? चलता है इतना तो थोड़ा तो अपन को पुश करना पड़ेगा, ठीक। अब अपना लास्ट है, घबराओ नहीं, ये आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें भी बहुत इजी है, पहला वाला समझ गए तो दूसरा समझ जाओगे बहुत इजीली। क्या है? व्हेन 2 एलिमेंट यूनाइट, व्हेन 2 एलिमेंट यूनाइट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ थर्ड एलिमेंट। ध्यान सुनना, कितने एलिमेंट होगा टोटल? व्हेन 2 एलिमेंट यूनाइट विथ द सेम क्वांटिटी ऑफ थर्ड एलिमेंट। टोटल एलिमेंट 3 एलिमेंट, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। और भाई कुछ याद आया? पिछले वाले में मैंने क्या मार्क कराया था? 2 एलिमेंट। इसमें क्या मार्क कराया? 3 एलिमेंट। तो समझ में आ गया? जहां पर भी 3 एलिमेंट आएंगे, आंख बंद करके ये वाला लॉ लगाएंगे, ठीक। चलो, तो when 2 different element unite with the same quantity of third element, the proportion in which they do so will be the same as or some simple multiple proportion in which they unite with each other। नहीं आया होगा समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। सर हैं, समझाएंगे। मान के चलते हैं 3 एलिमेंट है आपका A, B और C, ऐसे समझेंगे पहले, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अब 2 एलिमेंट है यूनाइट, साथ मिल गए, विथ सेम क्वांटिटी ऑफ थर्ड, इसके साथ मिल गए, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब चलो समझते हैं। अब क्या हो, अगर मैं पहले बनाऊं, पहले इसका तीनों एलिमेंट के एक एक प्रोडक्ट बना दो, तो क्या क्या बन सकता है? एक AB बन सकता है, एक BC बन सकता है, एक CA बन सकता है, तीनों बन सकते हैं बस। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं A का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। यहां पर ये 2 है, ये 3 है, मान लिए 5 मान लेते हैं, ठीक है। CA कितना है आपका? 5:2 है। BC कितना है आपका? 3 आपका जो कि 5 है। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूं? 2 रेशियो का मास फिक्स कर दूं, ठीक। 2 रेशियो का मैंने मास अगर फिक्स कर दिया, ध्यान से सुनिए, देखो ये A है और एक और A इधर है,
इन दोनों का मास अगर मैं कर दूं फिक्स, ठीक है, तो क्या बच गया, ये जो B बचा और ये जो C बचा, इनका जो रेशियो है, जो रेशियो इसमें आएगा वही रेशियो इसके अंदर होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब रियल केमिस्ट्री लाइफ एग्जाम्पल। चलिए तो समझते हैं, सबसे अच्छे प्रोडक्ट कौन से हैं? कार्बन है सर, हाइड्रोजन है सर, ऑक्सीजन है सर, यही तो पूरा चलाता है पूरी केमिस्ट्री। हाँ जी, चलिए मान लेते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट था CH4, C और H मिलके, H और O मिलके बनाया उनने H2O, बच कौन सा गया? C और O बच गया, तो C और मिलके बनाया CO2। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, कैसे कैसे रेशियो दिख रहे हैं? सर यहां पर मुझे दिख रहा है 12:4 दिख रहा है। अरे भाई 4 इसका, मतलब 12 इसका कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, 4 है ना, तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 एटम और 1 उसका मास। क्लियर है? चलो अब H2O का कितना दिख रहा है सर? सर 2:16 दिख रहा है। चलिए बहुत सही दिख रहा है। अब कार्बन का कितना दिख रहा है? सर 12:32 दिख रहा है। चलिए बहुत सही दिख रहा है। यहां तक समझ में आया? आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक तो इजी एग्जांपल दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखते रहना, ये क्या बोलता है लॉ, थोड़ा सा घुमाने वाला है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन का और इस वाले हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दूं। सर कैसे कर दोगे? यहां पर तो 4 है, यहां तो 2 है, अरे इंटू 2 कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? ये देखो 4:32 है ना। अब क्या हो गया, दोनों साइड 2 का इंटू कर दिया। तो यहां पर अब मैंने क्या किया, ये वाला जो H2O है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन का जो मास है वो मैंने कर दिया फिक्स। दिख रहा है आप सभी को, है ना? तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से बस देखते रहना। तो अब ये कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, जब ये कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, उसमें वही रेशियो आना चाहिए जो इस कंपाउंड से मिलके आएगा। कैसे? मतलब अभी कितना रेशियो दिख रहा है कार्बन का? 12 दिख रहा है सर। ठीक है, तो देखो यहां पे CH4 रेशियो H2O के अंदर कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना दिख रहा है? आपको दिख रहा है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है? 32। चलिए ठीक है, ठीक, यहां इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। तो अब ये बताओ, बिना दिख रहा है क्या? अब ये बताओ, क्या आपका जो CO2 बना था उसमें भी यही रेशियो आ रहा था? हाँ जी सर, बिल्कुल वही आ रहा है। तो यही तो है आपका, यही है आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले से ना लिखता, ऐसे मिटा देता, ठीक, और अब मैं पूछता कि ये जो रेशियो आया ना, ये वाला जो रेशियो आया किसका है? ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो आया, यही रेशियो आपका इस कंपाउंड के अंदर आना चाहिए, ऐसे पूछता मैं। तो देखो क्या हो गया रेशियो। तो यहां पर अगर मैं करता कि सर 12 रेशियो मुझे 32 दिख रहा है, तो मैं कहता ओ ये तो सेम है, 12:32, 12:32। तो यही एक लॉ बन गया। अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिख रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, 3 एलिमेंट हैं, तीनों हर एक के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ CH4 बनाया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया, CO ने मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 बनाया। सब हो गए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। चलिए, तो ये बन गए, है ना। अब अगर मैं क्या करूं, किसी दो का, इसको हिंदी में लिखते चलो या फिर इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, किसी दो का मैं जो मास है वो फिक्स कर दूं। ठीक, किसी दो का, सिर्फ 2 की बात चले, या तो ये कोई भी ले लो। ठीक है, इन दोनों में से मैंने किसका, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया। ठीक है, तो किन्हीं 2 कंपाउंड में से, 2 कंपाउंड में से एक एलिमेंट का, 1 एलिमेंट का मास जो है मैं फिक्स कर दूं। मास मैंने कर दिया फिक्स। तो इसमें मैंने किसका करा है? हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का करा है। ठीक है, मैंने कर दिया फिक्स। चलिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो इंटू 2 इंटू 3 करके वो अपन फिक्स कर लेते हैं, सब हो जाता है वो। ठीक है, तो अब जो बचा रिमेनिंग
रिमेनिंग एलिमेंट जो होगा, या फिर मैं लिखूं उसको जो बचा एलिमेंट, उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए तीसरे वाले के साथ, तीसरे वाले कंपाउंड के साथ। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। बस ये थोड़ा सा घुमाने वाला है बाकी बहुत इजी, अगर एक बार समझ लिया तो क्लियर है। ठीक है, थोड़ा भी डाउट होगा तो प्लीज बताएंगे मुझे। ठीक है, इन्होंने दिया था वो आप सभी को पता दिख रहा होगा वैसे तो नाम, ये देखिए इन्होंने दिया था। क्लियर है, समझ गए? तो ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इसको लेके अपन एक एग्जांपल भी देखेंगे, इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब आपके जो न्यूमेरिकल है वो कैसे यहां पर आप पहचान पाओगे कि आपका जो रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है या फिर दूसरा मल्टीपल प्रपोर्शन है या फिर कोई दूसरा लॉ है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन इतना % है और दूसरे वाले में उतना % है। इफ अ सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर इज इतना %, हाउ दिस डाटा सेटिस्फाई द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। सबसे पहले तो कितने एलिमेंट है भाई, यहां पर कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, फिर से कार्बन, फिर सल्फर 1, तो मतलब हर जगह कार्बन सल्फर ऑक्सीजन ही है। तो मैं ये मान लेता हूं कि कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो मतलब यहां पर कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट है, तो एक चीज तो इसने पास कर दी कि भैया 3 एलिमेंट होने चाहिए, हो गए, है ना। अब ये आपस में रिएक्शन इसको देख के मत कराओ, खुद से कराओ। यहां पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, सल्फर मोनोऑक्साइड बना रहा है। वैसे सर SO2 भी बना सकता था, गिवन ही है। ठीक है, और क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके तो ये बना रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ये बना रहे थे। अब कार्बन और सल्फाइड मिलके बना रहे हैं CS2। ठीक है, अब थोड़ा सा रेशियो की बात कर लेते हैं, तो डाटा पे ध्यान देना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है वो 27% है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 27.27% क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन दिया नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि डाटा जो है वो किस में से है, परसेंटेज में है, तो मतलब क्या मानूंगा कि जो टोटल कंपाउंड है वो लगभग 100 ग्राम का तो है। ठीक है, तो कार्बन क्योंकि 27% है, तो ऑक्सीजन कितना होगा भाई, वो हो जाएगा 100 - 27.27। ठीक है, और अगर 100 में से 27 चला गया तो आ जाएगा आपका 73.72, ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 72 रेशियो 73, है ना। चलो, अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है कार्बन सल्फाइड में, तो वो है 15:79 इतना है। ठीक है, 100 ग्राम का भाई कंपाउंड होगा, तो आप मान लेते हैं अपन CS2 के अंदर जो आपका सल्फर है वो कितना होगा, 100 - 15.79, तो ये हो गया 79, अगर जाएगा तो 21 पॉइंट और एक कम हो गया तो 84.21 आपका क्या है, यहां पर इतना प्रेजेंट है ना। चलिए, तो यहां पर ये इतने ग्राम हो गया, तो यहां पे लिख लेते हैं आपका 84.21 ये है ना। और अब बात कर लेते हैं सल्फर की। तो सल्फर के अंदर, सल्फर मोनोऑक्साइड के अंदर जो सल्फर है वो है 66.67%। 66.67% पूरा दिख रहा है कि कितना आएगा, 33.33% क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। तो ये बात हो गई परसेंटेज की। आगे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं किसी का मास। तो एक काम करते हैं, किसका मास फिक्स करें बताओ, प्रूफ करना है ना, तो कैसे करोगे, तो किसी का एक का तो मास फिक्स करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मुझे दिख रहा है सबसे एक बहुत अहम चीज केमिस्ट्री की, वो है कार्बन। तो इसका मास मैं फिक्स करूंगा, है ना। कैसे करूंगा भाई, चलो कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं ये कोई बताएगा मुझे। ये 27 है, ये 15 ग्राम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जब 15 ग्राम, ये हाइलाइटर आ गया है, सॉरी, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जब 15 ग्राम 15.79 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 84.21 के साथ, ठीक है, तो 27.27 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, ये दोनों कार्बन है, कितने ग्राम ऑफ सल्फर के साथ करेगा। ठीक, एक का तो दिख रहा है ना तुम्हें, इसका एक बार निकालो तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो चलो लिख लेते हैं। तो x का अल्टा पलटी करेंगे तो कितना आएगा, देखो 84.21 इंटू 27.27 डिवाइडेड बाय 15.79 होगा, 79 इज इक्वल टू कितना आएगा, लगभग 140.43 आएगा, इतना।
ठीक, तो यहां पर हमें यह पता चला कि जब ये इतना ग्राम रिएक्ट करेगा तो 145.43 आ रहा है। क्लियर? क्या? सल्फर। तो मतलब सल्फर का जो रेशियो है जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इसका मैंने मास फिक्स कर दिया, तो मैं नया वाला लिख देता हूं आप सभी के लिए जो कैलकुलेटेड आया। तो जब इसका रेशियो हो गया 27.27 रेशियो और नया वाला सल्फर का हो गया 145.43, ये हो गया। ठीक ठीक, समझ गए? क्या हुआ? एक को फिक्स करना था तो मैंने ऐसे फिक्स कर लिया भाई। ठीक है, समझ में आ गया? सर सल्फर से ही क्यों निकाला? अरे इसी कंपाउंड का तो फिक्स करना है, जिस कंपाउंड का फिक्स करना है उसका ही कार्बन का उठा लिया मैंने, जितने अमाउंट ऑफ कार्बन से करना था उतना मैंने फिक्स कर दिया, तो सल्फर का आ जाएगा। बिल्कुल आ गया, ये देखो। क्लियर? यहां तक मजा आ गया? अब देखो बहुत इजी। क्या है? बहुत इजी है सर। देखो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डिवाइड वाला खेल। तो मैं जानता हूं ये तो फिक्स हो गया, तो इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों 1 2 1 2 सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो इसका रेशियो कितना है, यहां पर मुझे दिख रहा है S2 रेशियो, ऐसा देखो S2 रेशियो O2। वैल्यू क्या क्या है? S2 की वैल्यू है 145.43। ठीक, ऑक्सीजन की कितनी है? 72, ये पॉइंट है, 72.73। दिख रही है? इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये दोनों एटम है, ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, एटम के बेस पे करेंगे तो डिवाइड कर दो। एक काम करो, किससे डिवाइड कर देते हैं? इसके परसेंटेज से। तो ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 16, मतलब इसका मास जो है उससे अपन ने डिवाइड कर दिया भाई। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको देखेगा 1:1 देखने को मिलेगा। तो मतलब जो सल्फर है वो 1:1 के फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब जो सल्फर एसओ है, ये जो सल्फर है, इस कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड के अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन का जो सिंपल रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, तो वही रेशियो इसका आना चाहिए। ठीक है, चलो सेम प्रोसीजर फॉलो करो। एस ओ के लिए, एस रेशियो ओ के लिए कितना दिख रहा है? 66.67, रेशियो 33.33। इसमें डिवाइड करा है क्या? बिल्कुल मास का, इसमें भी करना पड़ेगा। कर दो भाई 16। कितना आ गया? ये 2:2 आ गया। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1:1 लिख सकता हूं। अरे रेशियो सिंपल रेशियो में लिखना तो सिंपल में लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 1:1। और अब देखो ये कितना आया? 1:1। किसका था ये? इन दोनों कंपाउंड में मिलके जब एक का फिक्स कर दिया तो इन दोनों का रेशियो आया 1:1। जब मैंने इसका निकाला तो वो भी कितना आया? 1:1। तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो लॉ है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं? बस ऐसे ही तो फॉलो कराना है, ऐसे ही तो चीजें सॉल्व करनी है। क्लियर है? यहां पर अपन ने ये ग्राम वगैरह निकाला, ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना था। कितना इजी था? बहुत ज्यादा इजी सर। मजा आया? उम्मीद है आया होगा, मैं आपके साइड से आंसर नहीं दे रहा हूं। क्लियर? समझ गए? अब आपके लिए मेरे पास कुछ है, ठीक है, और वो है आपके ये होमवर्क्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपको ये चीजें निकालनी है वो आपके ये हैं, ठीक है, और जो नए हैं वो आपके लिए ये रहे, और जो पीछे मैंने दिए उनको मत भूल जाना। ठीक है, जो मैंने दिए वो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये जो है मेरे साइड से कुछ होमवर्क है, और उम्मीद कर रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में तो बताएंगे ही बताएंगे, है ना। और ऐसे मत करना, एक साइड से नहीं चलनी चाहिए, दोनों साइड से प्रिपरेशन चलनी चाहिए, मेरे साइड से भी आपके साइड से भी। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा करा रहा हूं तो आप नहीं करना है, आप भी उतना करो, आप मेरे से ज्यादा करो। ठीक है, तो फिर और मजा आएगा। जब मैं डाउट क्लास लूंगा आप सभी से तो आप मुझे क्वेश्चन में फंसाओ, और मजा आएगा। ठीक है, तो बस यहां तक था हमारा सफर। दो चीजें हमने करी, पहला अपना था मोल कॉन्सेप्ट वगैरह। ठीक है, ये देखिए अपन ने सारे मोल कॉन्सेप्ट यहां पर अपन ने प्रिपेयर कर लिए हैं, है ना। और मेरे ख्याल से तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी ये रहा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये प्रपोर्शन, ये वाले में अपन ने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, और ये रहा आपके होमवर्क वगैरह। ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ा होकर पूछूंगा आपसे,
ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, होमवर्क जरूर बताएं, करके आए, ठीक है। चलो तो बच्चों बहुत सारी बेसिक चीजें जो थी इस चैप्टर को लेके, मोल को लेके, वो अपन ने क्लियर कर ली हैं। आने वाले जो आपका चैप्टर रहे, आने वाला जो आपका वीडियो रहेगा उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके अपन बहुत बातें करेंगे, जैसे मोलैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन को लेके एक क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में का क्वेश्चन, अपन वो भी डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। तो आप सभी उम्मीद है मेरे साथ जुड़े रहेंगे, उस टाइम नए भी आएंगे, और अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद आप सीधा ऐसा ना बैठ जाए, कॉपी बंद ना करें, थोड़ा सा और टाइम दो, ठीक है, बुक को दो, या फिर आप उसको वेबसाइट पर जाके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दें, बहुत फायदा करेगा। और एक चीज आपके लिए बता दे रहा हूं, यह फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास नीट का क्वेश्चन आ रहा है या फिर जेई का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऊपर हेडिंग देख के मत पढ़ो, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पढ़ो, ठीक है। हर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इस एग्जाम में आया तो ये नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो हर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े। अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय।